अज्ञे ने एक निबंध लिखा है, कला का स्वभाव और उद्देश्य। उसमें वे लिखते हैं कि एक बार एक मित्र ने अचानक मुझसे प्रश्न किया, कला क्या है? मैं किसी बड़े प्रश्न के लिए तैयार न था। होता भी तो इस प्रश्न को सुनकर कुछ देर सोचना स्वाभाविक होता। इसलिए जब मैंने प्रश्न के समाप्त होते न होते अपने को उत्तर देते पाया, तब मैं स्वयं को चौंक गया। मुझे अच्छा भी लगा कि मैं इतनी आसानी से इस युग युगांतर के मसले पर फतवा दे गया। पीछे लाज आई, तब बैठकर सोचने लगा, क्या मैंने ठीक कहा था? क्रमशः सोचना आरंभ किया। कला के विषय में जो कुछ एक अस्पष्ट और अर्धचेतन विचार अथवा धारणाएं मेरे मन में थी, जिनसे मैं अनजाने ही शासित होता रहा था और कला संबंधी विवादों के वातावरण में रहकर भी आश्वस्त भाव से कार्य कर सका था, वे विचार और धारणाएं चेतन मन के तल पर आईं, एकाधिक कोणों से जांची गईं। अब मैं दोबारा उस दिन कही भी बात को कह सकता था, कुछ हिचक के साथ, लेकिन फिर भी अनावश्यक भाव से नहीं, कुछ इस भावना से कि ये एक प्रयोगात्मक स्थापना है, संपूर्ण सत्य इसमें नहीं होगा, लेकिन इसकी अवधारणा सत्य के अन्वेषण और परिवेक्षण पर हुई है, अतः उसकी असंपूर्णता भी वैज्ञानिक है। पहले सूत्र फिर व्याख्या, ये भारत की शास्त्रीय प्रणाली है। इसी के अनुकूल चलते हुए पहले सूत्र रूप में अपनी स्थापना उपस्थित की जाए। परिभाषा वो नहीं है, लेकिन परिभाषा उसमें निहित है और व्याख्या में लक्ष्य हो सकेगी। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। इस स्थापना की परीक्षा करने के पहले कल्पना के आकाश में एक उड़ान भरी जाए। आइए हम उस अवस्था की परिकल्पना करें या यत्न करें जिसमें पहली कलात्मक चेष्टा हुई, जिसमें कला का जन्म। काव्य कला के बारे में आपने वाल्मीकि की कथा सुनी है कि क्रौंच वध से फूटे हुए कविता के अजस्र निर्झर की बात आप अवश्य जानते हैं। वो कहानी सुंदर है और उसके द्वारा कविता के स्वभाव की ओर जो संकेत होता है कि कविता मानव की आत्मा के आर्त चीत्कार का सार्थक रूप है, उसकी कई व्याख्याएं की जा सकती हैं और की गई हैं। लेकिन हम इसे एक सुंदर कल्पना से अधिक कुछ नहीं मानते, बल्कि हम कहेंगे कि हम इससे अधिक कुछ मानना चाहते ही नहीं, क्योंकि हम ये नहीं मानना चाहते कि कविता ने प्रकट होने के लिए इतनी देर तक प्रतीक्षा की। वाल्मीकि का रामचंद्र का काल और अयोध्या जैसी नगरी का काल भारतीय संस्कृति के होने के लिए इतनी देर तक प्रतीक्षा की। भारतीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष का काल चाहे ना भी रहा हो, ये स्पष्ट है कि संस्कृति की एक पर्याप्त विकसित अवस्था का काल था। और हम ये नहीं मानना चाहते कि मौलिक ललित कलाओं में से कोई एक भी ऐसी थी जो इतने समय तक प्रकट हुए बिना ही रह गई थी। अतः हम जिस अवस्था की कल्पना करना चाहते हैं वो वाल्मीकि से बहुत पहले की अवस्था है। वैज्ञानिक मुहावरे की शरण लेकर कहें तो वो नागरिक सभ्यता से पहले की अवस्था होनी चाहिए। वो खेतीहर सभ्यता और चरवाहा नोमैडिक सभ्यता से भी पहले की अवस्था होनी चाहिए। वो अवस्था जब मानव करारों में कंदराएं खोद कर रहता था, घास पात या कभी पत्थर या तांबे के फरसों से आखेट करके मांस खाता था। उस समय के मानव समाज, उस प्रकार के यूथ को समाज कहना हास्यास्पद लग सकता है,
लेकिन समाज का मूल रूप यही विस्तारित कुटुंब रहा होगा। उस समय के मानव समाज की कल्पना कीजिए और कल्पना कीजिए उस समाज के एक ऐसे प्राणी की जो युवावस्था में ही किसी कारण सर्दी खा जाने से या पेड़ पर से गिर जाने से या आखेटक में चोट लग जाने से किसी तरह कमजोर हो गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है। समाज जितना ही कम विकसित हो उतना ही वो दायित्व अधिक स्पष्ट और अनिवार्य होता है। अविकसित समाज में विकल्प की गुंजाइश कम रहती है। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित धर्म फंक्शन होता है और जितना ही समाज अविकसित होता है उतना ही वो धर्मरूढ़ और अनिवार्य। इसलिए जहां आज के समाज में व्यक्ति स्कूल भी जा सकता है और बाजार या नाच घर या खेत पर भी, वहां हमारी कल्पित अवस्था में नित्य प्रति समाज के सभी सदस्य सबसे पहले अपने अपने अस्त्र लेकर खाद्य सामग्री की खोज में निकलते होंगे। फिर वे आवश्यकता अनुसार खोह बनाते या साफ करते होंगे इत्यादि। इस धर्म में रुचि वैचित्र के कारण कोई अदल बदल भी हो सकता है, ये उनकी कल्पना के बाहर की बात होगी। स्पष्ट है कि हमने जिस किसी कारण कमजोर व्यक्ति की कल्पना की वो अपने समाज का ये धर्म निभा ना सकता। अतएव सामाजिक दृष्टि से उसका अस्तित्व अर्थहीन होता होगा। कौटुंबिक स्नेह, मोह या ऐक्य भावना के कारण कोई उस व्यक्ति को कुछ कहता ना भी हो तो भी मूक करुणा का भाव और उसके पीछे छिपा हुआ उस व्यक्ति के जीवन की व्यर्थता का ज्ञान समाज के प्रत्येक सदस्य के मन में होता ही होगा। और क्या स्वयं उस व्यक्ति को इसका तीखा अनुभव ना होता होगा? क्या बिना बताए भी वो इस बोझ से तड़पता ना होगा कि वो अपात्र है, किसी तरह घटिया है, क्षुद्र है? क्या उसका मुंह इससे छोटा ना होता होगा और इस अकिंचनता के प्रति विद्रोह ना करता होगा? यहाँ तक उसकी अनुभूति की बात है और आशा की जा सकती है कि आपको ये कल्पना अग्राह्य नहीं होगी। अब तनिक सोचा जाए कि ये अनुभूति उसे प्रेरणा क्या देती होगी, किस कार्य की मूल प्रेरणा बनेगी। ये कहना कठिन है कि इस अपर्याप्तता के ज्ञान से एक ही प्रकार की प्रेरणा मिल सकती है। ये वास्तव में व्यक्ति के आत्मबल पर निर्भर करता है कि उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। वो आत्महत्या भी कर सकता है और शत्रु से लड़ने जाने का विराट प्रयत्न भी कर सकता है, लेकिन सब संभाव्य प्रतिक्रियाओं की जांच यहाँ अप्रासंगिक होगी। हम ऐसे ही व्यक्ति को सामने रखें जिसमें इतना आत्मबल है कि इस ज्ञान की प्रतिक्रिया रचनात्मक यानी पॉजिटिव हो, ना कि आत्मनाशक। ऐसे व्यक्ति के अहंग का विद्रोह अनिवार्य रूप से सिद्धि की सार्थकता के जस्टिफिकेशन की खोज करेगा। वो चलेगा कि यदि वो समाज का साधारण धर्म निभाने में असमर्थ है तो वो विशेष धर्म की सृष्टि करे। यदि समाज के रूढ़िगत जीवन के अनुरूप नहीं चल सकता है तो उस जीवन को ही एक नया अवयव दे जिसके ताल पर वो चले। ये चाहना शायद चेतन नहीं होगी, तर्कना या सिद्धि करके नहीं पाई गई होगी। सिद्धि की इच्छा अहंग या तर्क द्वारा निर्धारित किया हुआ धर्म नहीं है, वो उसका मौलिक स्वभाव है। अतएव ये चाहना तर्कना के तल पर ना आने से भी कमजोर नहीं हुई होगी, बल्कि अधिक दुर्निवार ही होगी, वैसे ही जैसे समुद्र की सतह की छालियों से कहीं अधिक दुर्निवार प्रवाह नीचे की धाराओं करंट्स में होता है। तो इस चाहना द्वारा अज्ञात रूप से प्रेरित होकर वैसे ही जैसे कस्तूरी मृग अपने गंध द्वारा उन्मादित होता है, व्यक्ति क्या करेगा? अपना अपना धर्म संपादित करते हुए व्यक्तियों से घिरे हुए अपर्याप्तता के बोध के उस निविड़ अकेलेपन में वो किस तरह अपने मर्म की रक्षा करता होगा। हमारी कल्पना देखती है कि जब उस समाज के समर्थ और बलिष्ठ अहेरी अपने अपने अस्त्र संभालते हैं
तब वे पाते हैं उनके अस्त्रों के हत्थों पर शिकार की मूर्तियां खुली हुई, जिनमें अपनी सामर्थ्य का प्रतिबिंब देखकर उसकी छाती फूल उठती है कि जब वे दल बांधकर खोह से बाहर निकलते हैं तब शिकार, रणनाद और घमासान के तुमुल स्वर न जाने कैसे एक ही कंठ के आलाप में रंगित हो उठते, कि जब वे लदे हुए कंधों पर थके हुए श्रम सिंचित मुंह लटकाए खोहों की ओर लौटते हैं तब पाते हैं कि खोहों का मार्ग पत्थर की बुकनी से आंकी हुई फूल पत्तियों से सजा हुआ है, कि जब वे दाम्पत्य जीवन की द्विगुणित एकांतता में प्रवेश करते हैं तब सहसा पाते हैं कि उस जीवन की चरमावस्था सहचरी के वक्ष पर किसी फल के रस से गोद दी गई है। तब वे विस्मय से भरकर कहते हैं, अमुक है तो विचारा, लेकिन उसके हाथ में हुनर है। हमारे कल्पित कमजोर प्राणी ने अपने कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है उसे जहां एक नई उपयोगिता सिखाई है, सौंदर्य बोध। पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा, पहली कला चेष्टा ऐसा ही विद्रोह रही होगी, फिर चाहे वो रेखाओं द्वारा प्रकट हुआ हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे ताल द्वारा, चाहे मिट्टी के लोंदों द्वारा। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। या आप कह सकते हैं कल्पना तो अच्छी है, लेकिन जो स्थापना उसके सहारे की गई है वो कोई निश्चित अर्थ नहीं रखती, क्योंकि समाज से क्या मतलब और अपर्याप्तता का क्या अभिप्राय। मान लीजिए कि व्यक्ति रहता ही अकेला है, उसके आसपास कोई और व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय है ही नहीं, तब क्या वो कलाकार हो ही नहीं सकता। और आधुनिक युग में जब समाज का संगठन ऐसा है कि कमजोर व्यक्ति भी पद या धन की सत्ता के कारण समर्थ हो सकता है, तब अपर्याप्तता का अनुभव कैसा। समाज से अभिप्राय है कि वो परिवृत्ति जिसके साथ व्यक्ति किसी प्रकार अपनापा महसूस करे, वो मानव स्वभाव का, मानव समाज का एक अंश भी हो सकती है और मानव समाज की परिधि से बाहर बढ़कर पशु पक्षियों जीव मात्र को घेर भी सकती है। बल्कि चरम अवस्था में मानव समाज को छोड़कर पशु पक्षियों और पेड़ पत्तों तक ही रह सकती है, पत्तों तक ही रह जा सकती है। समाज की इयत्ता अंततो गत्वा समाजत्व की ही भावना पर आश्रित है। यदि किसी कारण हम अपनी परिवृत्ति से सामाजिक संबंध नहीं महसूस करते तो वो हमारा समाज नहीं है। यदि किसी दूसरी परिवृत्ति से वैसा संबंध मानते हैं तो वो हमारा समाज है। इस संबंध की अनुभूति के कारण का विश्लेषण यहाँ प्रासंगिक नहीं है। अपर्याप्तता का आधुनिक अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धन की या पद की या किसी दूसरी सत्ता के कारण अपने को अपने अहंग के सामने प्रमाणित कर लेता है तो अपर्याप्तता की भावना उसमें नहीं होती, न ही उसके विरुद्ध विद्रोह करने की ललकार ही उसे मिलेगी। अंततः कंदरावासी कलाकार और आधुनिक कलाकार में कोई विशेष भेद नहीं रहता। दोनों में ही एक अपर्याप्तता चीत्कार करती है। ये अनिवार्य नहीं है कि उसके ज्ञान से सदा कला वस्तु ही उत्पन्न हो, वो परास्त भी कर सकती है, परंतु उससे हमारी ये स्थापना झूठी नहीं होती कि प्रत्येक कला चेष्टा की जड़ में एक अपर्याप्तता की भावना काम कर रही होती है। पाठक की इन प्रारंभिक शंकाओं के समाधान, इन प्रारंभिक शंकाओं के शांत हो जाने पर शंकाएं खड़ी होंगी हमारे मन में, नहीं तो स्वयं कलाकार के मन में। हमारा साहित्यकार शायद जोर शोर से इस स्थापना का खंडन करेगा, क्योंकि इससे उसकी कमजोरी, उसकी अपूर्णता अथवा हीनता ध्वनित होती समझी जा सकती है। लेकिन इसे इस दृष्टि से देखना उसकी भूल होगी। एक तो इसलिए कि ये वास्तविक अपूर्णता नहीं है, ये एक विशेष दिशा में असमर्थता है।
समाज का साधारण जीवन जिस दिशा में जाता है, जिन लीकों में चलता है, उन दिशाओं में, उन लीकों में चलने की असमर्थता तो इससे ध्वनित होती ही है। लेकिन क्या यही वास्तव में अपूर्णता या हीनता, इन्फीरियरिटी है? नहीं। समाज के साधारण जीवन में अपना स्थान ना पाकर वो प्रेरित होता है कि वो स्थान बनाए। अतः पुरानी लीकों पर चलने की असमर्थता ही नई लीक बनाने की सामर्थ्य को प्रोत्साहन देती है। दूसरे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लेखकों में, बल्कि साधारणतः कलाकार समुदाय में, जो एक विशेष प्रकार की असहिष्णुता, अहम्यनता, एक दुर्विनीत श्रेष्ठता की भावना तीखा करती है, वो भी एक आत्मरक्षा का कवच है। किसी मौलिक अपूर्णता या अपर्याप्तता के ज्ञान को अपने अहं के आगे से हटा देने की चेष्टा है। आधुनिक मनोविज्ञान की स्थापनाओं से जो लोग परिचित हैं, वे जानेंगे कि इस प्रकार की क्षतिपूरक क्रियाएं मानव जीवन में कितना महत्व रखती हैं। उपर्युक्त अवधारण एक प्रकार की कल्पना ही है, फिर भी वो उससे कुछ अधिक है। उससे हम एक स्थापना पर पहुंचते हैं, और वो कला की परिभाषा ना भी करे तो उसके स्वभाव की कुछ व्याख्या अवश्य करती है। लेकिन कोई भी व्याख्या सार्थक नहीं है, फलवती नहीं है, यदि वो विषय को स्पष्ट करने के अतिरिक्त कुछ प्रदर्शन नहीं करती, निर्देश करती। क्या हमारी व्याख्या इस दृष्टि से कुछ अर्थ रखती है? हमारा अनुमान है, यदि कला कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रश्न का हमारा दिया हुआ उत्तर ठीक है, तब कला किस लिए है? इस प्रश्न का उत्तर भी इसी में निहित होना चाहिए। क्षण भर जांच करके देखें तो हम पाएंगे कि ये अनुमान गलत नहीं है, अर्थात इस कसौटी पर हमारी परिभाषा खरी उतरती है। कर्मय देवाय हविषा विधेम का समुचित उत्तर हमें इस परिभाषा से मिल जाता है। हमने कहा कि कला एक अपर्याप्तता की भावना के प्रति व्यक्ति का विद्रोह है। इसका अभिप्राय क्या है? कला संपूर्णता की ओर जाने का प्रयास है, व्यक्ति की अपने को सिद्ध प्रमाणित करने की चेष्टा है, अर्थात वो अंततः एक प्रकार का आत्मदान है, जिसके द्वारा व्यक्ति का अहं अपने को अक्षुण्ण रखना चाहता है। सामाजिक उपादेयता यद्यपि भौतिक उपादेयता से श्रेष्ठ ढंग की उपादेयता का अनुभव कराना चाहता है। अतएव अपनी सृष्टि के प्रति कलाकार में एक दायित्व भाव रहता है। अपनी चेतना के गूढ़तम स्वर में वो स्वयं अपना आलोचक बनकर जांचता रहता है कि जो उसके विद्रोह का फल है, जो समाज को उसकी देन है, क्या सचमुच इतनी आत्यंतिक मूल्य रखती है कि उसे प्रमाणित कर सके, सिद्धि दे सके। इस प्रकार कला वस्तु रचना का एक नैतिक मूल्यांकन निरंतर होता रहता है। इस क्रिया को हम यूं भी कह सकते हैं कि सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती, और यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक शुद्ध कला चेष्टा में अनिवार्य रूप से एक नैतिक उद्देश्य के साथ निहित है, अथवा सच्ची कला वस्तु अंततः एक नैतिक मान्यता, इथिकल वैल्यू पर आश्रित है, एक नैतिक मूल्य रखती है। हाँ, ये ध्यान दिला देना आवश्यक होगा कि हम एक श्रेष्ठतर नीति इथिक की बात कर रहे हैं, निरा नैतिकता, मोरलिटी के लिए। ये एक पक्ष है कि कला समाज के द्वारा समाज के इस या उस अंग के लिए नहीं है, पर उद्देश्यहीन सौंदर्योपासना निरा उच्छ्वास भी नहीं है, एक नैतिक उद्देश्य से अंतः सलिल है। किंतु ये एक पक्ष भी है, दूसरा पक्ष भी एक है। ऊपर कहा गया कि कला एक प्रदान का आत्मदान है, जिसके द्वारा व्यक्ति का अहं अपने को सिद्ध प्रमाणित करना चाहता है। अगर इस वाक्य के पूर्वार्ध का आग्रह था, अब उसके उत्तरार्ध पर विचार किया जाए। आत्मदान अहं को ही पुष्ट करने के लिए है, क्योंकि अहम को छोटा करके व्यक्ति संपूर्ण नहीं रह सकता, बल्कि शायद जी ही नहीं सकता। इस प्रकार कलाकार का आत्मदान केवल एक नैतिक मान्यता के लिए नहीं होता,
सच्चे अर्थ में स्वांतः सुखाय भी होता है, और वो सुख अपनी सिद्धि पा लेने का, समाज को उसके बीच रहे होने का प्रतिदान दे देने का सुख है। कला कला के लिए झूठ नहीं है, वो अत्यंत सत्य है, लेकिन एक विशेष अर्थ में। यदि कला कला के लिए का अर्थ है निरे सौंदर्य की खोज, किन्हीं विशेष सिद्धांतों के द्वारा एक रासायनिक सौंदर्य की उपलब्धि, तब वो कला और कलाकार को कोई भी सुख नहीं दे सकती, न आत्मदान का न आत्मबोध का। वो कला बंध्या है। कला के इस दोहरे उत्तरदायित्व को समझकर ही अपने कलाकार, अपने और अपने समाज, और यदि उसकी आत्मा इतनी विशाल है कि समाज के अंतर्गत समूचे मौलिक जगत को खींच सकती है, तब वो अपने संसार के संबंध को फलप्रद बना सकता है, सिद्ध हो सकता है, अर्थात सच्चा कलाकार हो सकता है।